नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रहीय गति हेतु केपलर के नियम अर्थात केपलर की गृहीय गति के नियम या कहें केपलर के नियम। तो सभी सौरमंडलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात केंद्रक बल या वर्ग व्युत्क्रम नियम बल के प्रभाव में गति करते हैं। केपलर द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करने वाले पिंडों के लिए निम्न नियम प्रतिपादित किए गए। अर्थात क्या कह रहे हैं हम कि सभी सौरमंडलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल, जो सभी सौरमंडलीय जो पिंड होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल या केंद्रक बल या वर्ग व्युत्क्रम बल नियम के प्रभाव में गति करते हैं। किसके में? गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हो या केंद्रक बल बोल रहे हो या वर्ग व्युत्क्रम बल नियम बल के प्रभाव में गति करते हैं। केपलर द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में गति करने वाले पिंडों के लिए निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए गए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। और इसका फर्स्ट नियम है, इसे बोलते हैं प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम। क्या नियम है? कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करने वाला पिंड दीर्घवृत्त पथ में गति करता है, जिसमें दीर्घवृत्त के एक फोकस बिंदु पर सूर्य स्थित होता है और इस गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात क्या कहने कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो ये तो क्या है हमारा सूर्य है, तो प्रत्येक जो ग्रह होगा वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह होगा इस सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में ही गति करेगा तथा सूर्य इन कक्षाओं में एक नाभि पर स्थित होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो गति करने वाला पिंड होता है वो दीर्घवृत्तीय पथ, ये पथ कैसा है हमारा? दीर्घवृत्तीय पथ। इस दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करेगा जिसमें दीर्घवृत्त का एक फोकस बिंदु में, ये क्या हमारा दीर्घवृत्त का फोकस बिंदु, इस पर क्या स्थित होता है? सूर्य स्थित होता है। और इस गति में कोणीय संवेग कैसा रहता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये तो क्या था हमारा प्रथम नियम, इसे क्या बोलते हैं? कक्षाओं का नियम। दोबारा सुन लो कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, यानी ये ग्रह तो ये सारे ग्रह, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इन कक्षाओं में एक नाभि पर स्थित होता है। अथवा क्या कह सकते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करने वाला पिंड दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है जिसमें दीर्घवृत्त के एक फोकस बिंदु पर सूर्य स्थित होता है और इस गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। दूसरा नियम था जिसे बोलते हैं हम द्वितीय नियम या क्षेत्रों का नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम। तो क्या होता है कि दीर्घवृत्ताकार पथ में, इस नियम के अनुसार दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करने वाला पिंड नियत अंतराल में नियत क्षेत्रफल का प्रसरण करता है। अर्थात इकाई समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल का मान नियत रहता है। क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनो कि दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करने वाला पिंड, ये दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया हमारा, इस दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करने वाला पिंड नियत अंतराल में, माने इसने ये यहाँ से यहाँ तक गति करी, ये टाइम लगा, नियत अंतराल में नियत क्षेत्रफल का प्रसरण करेगा। ये हमारे, समझो कि ये हमारे दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ये हमारा ए पिंड है। तो ये माना हमारा 2 मिनट में, कितने में? 2 मिनट में
ये यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल। प्रसर्पण का मतलब होता है कि घेर रहा है, ये एरिया है इसने घेरा। तो फिर 2 मिनट बाद ये इतना ही यहाँ से यहाँ तक, जितना क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक घेरा इतना ही क्षेत्रफल घेरेगा, अर्थात नियत अंतराल में नियत क्षेत्रफल का प्रसर्पण करेगा। अर्थात क्या बोले कि इकाई समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल का मान नियत रहता है, अर्थात dA/dt बराबर कांस्टेंट बराबर क्या होता है J/2m। इसको भी हम शुरू में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्या होता है केपलर का द्वितीय नियम। या इसे क्या कह सकते हैं कि किसी ग्रह का सूर्य के सापेक्ष स्थिति सदिश समान समय में दीर्घवृत्ताकार कक्षा का समान क्षेत्रफल पार करेगा। इसे क्षेत्रों का नियम कहते हैं। अर्थात ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा की चाल कैसी रहेगी, नियत। इस नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। और नेक्स्ट अगला है हमारा तृतीय नियम। इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। परिक्रमण काल का नियम अथवा आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। क्या नाम है, तृतीय नियम अथवा परिक्रमण काल का नियम अथवा आवर्त काल का नियम। तो दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण काल t पिंड की औसत दूरी के 3/2 घात के बराबर होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि t का मान किसके होता है, t किसके प्रोपोर्शनल होता है, औसत दूरी r एवरेज की घात 3/2। या क्या कहें कि ग्रहों का सूर्य के प्रति परिक्रमण काल t का वर्ग, इसे t का वर्ग सूर्य से ग्रहों की औसत दूरी r एवरेज के घन के समानुपाती होता है। या क्या बोल लो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r एवरेज क्यू, या क्या कहें t प्रोपोर्शनल r एवरेज की पावर 3/2। तो ये क्या कहलाता है हमारा न्यूटन की गति का, यानी केपलर के गति का, केपलर की ग्रहों की गति का तृतीय नियम। तो फर्स्ट नियम क्या था हमारा कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्त की कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाएगा। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। सेकंड क्या था कि नियत अंतराल में नियत क्षेत्रफल प्रसर्पित करेगा, अर्थात dA/dt क्या होगा, कांस्टेंट। और तृतीय नियम क्या था कि t किसके प्रोपोर्शनल होगा, r एवरेज की पावर 3/2। या क्या कह सकते हैं t किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a की पावर 3/2, या t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, aq के प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या कहलाता है हमारा केपलर का तृतीय नियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। तो टॉपिक चल रहा है हमारा केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। तो न्यूटन के निष्कर्ष निकालेंगे किसकी सहायता से, केपलर के नियम से। तो हम क्या कह रहे हैं, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है अथवा ग्रह जो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। तो केपलर की गति का तृतीय नियम लगाएंगे। तृतीय नियम क्या था हमारा केपलर की गति का कि t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था, r³ के, अर्थात t स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, k r³। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1, जहाँ k क्या होता है, समानुपाती नियतांक। क्या होता है, समानुपाती नियतांक। यदि हम कह रहे हैं ग्रह का कोणीय वेग क्या हो, ओमेगा, तो कोणीय वेग ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के। t का मान कहाँ से रखें, समीकरण 1 से। तो क्या मिलेगा हमको, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4π²/kr³। इसको डाल दिया हमने समीकरण 3। ये समीकरण 2, समीकरण 3। क्या किया, पहले समीकरण 1 से मान किस में रखा, समीकरण 2 में। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मिला हमारा, 4π²/kr³। अब जो निकाले हम ग्रह पर लगने वाला, हम जानते हैं कि ग्रह पर लगने वाला अवकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है हमारा, m ओमेगा स्क्वायर r। ये समीकरण 4।
इस समीकरण 4 में किसका मान रख दें हम, ओमेगा स्क्वायर का मान, तो क्या मिलेगा हमको, एफ बराबर एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर बटे के आर क्यूब, अर्थात क्या मिलेगा, एम 4 पाई एम बटे के आर स्क्वायर। क्या मिला, एफ किसके बराबर मिला हमको, 4 पाई एम बटे के आर स्क्वायर। इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, अर्थात उपरोक्त समीकरण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष क्या होता है हमारा, पहला निष्कर्ष होता है कि ग्रह पर अवकेंद्रीय बल सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगता है। जो अवकेंद्रीय बल कहाँ लगेगा, तो क्या कह रहे थे हम कि उपरोक्त समीकरण कौन सा, एफ बराबर 4 पाई एम बटे के आर स्क्वायर से निम्न निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा कि ग्रह पर जो अवकेंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय बल सदैव सूर्य की दिशा में ही लगेगा। कहाँ लगता है, सूर्य की दिशा में लगता है। अवकेंद्रीय बल सदैव कहाँ लगेगा, सूर्य की दिशा में ही लगेगा। और सेकंड निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये जो बल है F बराबर क्या है हमारा, 4 पाई एम बटे के आर स्क्वायर, अर्थात ये F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, कि यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। और थर्ड निष्कर्ष क्या है हमारा कि यह बल किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल एन। ये तीनों निष्कर्ष किससे निकलते हैं हमारे, न्यूटन केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। अर्थात न्यूटन के अनुसार ये अवकेंद्रीय बल ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक कण के मध्य कार्य करता है। जो अवकेंद्रीय बल होता है, ये अवकेंद्रीय बल न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक कण के मध्य कार्य करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केपलर के सेकंड और थर्ड नियम को सत्यापन। केपलर का सेकंड नियम क्या था, क्षेत्रफलीय वेग की निश्चयता, उसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि केंद्रीय बलों के अधीन गति के समीकरण का हल किया था, उसमें हमने किया था क्षेत्रफलीय वेग की निश्चयता वाला समीकरण। तो हम उसको वहाँ से हम देख लेंगे। वो सेम यदि तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि केपलर के सेकंड लॉ का सत्यापन लिखो, तो तुम वही आंसर सेम लिखाना, तुम्हारा पूरा बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा केपलर के तृतीय नियम का सत्यापन। ये हमने 11th क्लास में पढ़ चुका है, तो हम इसको वहीं से सॉल्व कराएंगे। आपको क्या मान रहे हैं, ये हमारा एक सूर्य है और ये क्या है हमारा ग्रह। ये ग्रह, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम, ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम, इस सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इनके मध्य की एवरेज दूरी को मान रहे हैं हम आर से, इनकी दूरी, इनके मध्य दूरी क्या है हमारी आर। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होगा, इनके मध्य बल लगेगा, उसको क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, G कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, समीकरण 1। और केपलर के नियम से न्यूटन के नियम का निष्कर्ष में उसमें पढ़ा था हमने कि अवकेंद्रीय बल होता है F बराबर क्या होता है, अवकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करने वाले प्रत्येक कण के मध्य लगेगा। तो एक बल कौन सा लगेगा हमारा, अवकेंद्रीय बल, और वो क्या होता है F बराबर mv² बटे आर। ये भी क्या है हमारा बल है और ये भी क्या है बल। तो दोनों समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, इनकी LHS बराबर, तो RHS बराबर तो क्या मिल जाएगा हमको, G m स्मॉल एम आर स्क्वायर बराबर स्मॉल एम v² बटे आर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो यहाँ से v² बराबर क्या मिलेगा हमको, देखो G कैपिटल एम बटे आर। क्या मिलेगा, G कैपिटल एम बटे आर। इसको डाला हमने समीकरण 3। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम इस ग्रह की चाल निकाल लिए, तो चाल बराबर क्या है कि दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी, ये ग्रह इस प्रत्येक वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2πr बटे t। 2πr क्या हो जाएगी इसकी पढ़ दी, t क्या हो जाएगा आवर्तकाल, समीकरण
अभी इसका क्या करूँ मैं स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 4 पाई r4/r² समीकरण 4। तो देखो समीकरण 3 और 4 से क्या मिलेगा, ये भी बी स्क्वायर का मान, ये भी बी स्क्वायर का मान, तो मिलेगा 4 पाई r²/t² बराबर gm/r। दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो टी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा तुमको 4 पाई/gm/r³ और 4 पाई/gm क्या होता है हमारा कांस्टेंट, अर्थात टी स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है k/r³ या t बराबर k/r⁴/2। यही क्या था हमारा केपलर का तृतीय नियम। तो ये क्या किया हमने, प्रूफ किया। ये तुम्हारे केपलर के सेकंड नियम का सत्यापन आता है। तो उसको कहाँ से सॉल्व करोगे, हमने कराया था कोणीय सम्यक संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन कराया। उसके बाद कराया था हमने थर्ड लेक्चर में कराया था हमने आपको क्षेत्रफलीय वेग की निश्चितता का सत्यापन। तो वहीं से आपको उसको लिख दोगे, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा।